हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है दर्शन का विकास, अध्याय 17। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सामान्य परिचय, सांख्य, योग, न्याय, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो देखिए, सबसे पहले जो है सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात किया जाए तो प्राचीन भारत में दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत थी कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यही 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कहलाए। क्या? 4 पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ जो थे, धर्म पहला जो था, धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, दूसरा अर्थ या आर्थिक संसाधन, तीसरा काम या शारीरिक सुख भोग, चौथा मोक्ष या आत्मा का उद्धार। ठीक है। तो जीवन के जो पहला लक्ष्य था धर्म यानी सामाजिक व्यवस्था का विनियमन, राज्यों से संबंधित मुद्दों की चर्चा धर्मशास्त्र में की गई है। दूसरा अर्थ यानी आर्थिक संसाधन, और अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। तीसरा है काम, शारीरिक सुख भोग या प्रेम, यानी काम शास्त्र या काम सूत्र की रचना यौन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए की गई थी। चौथा है जो जीवन के लक्ष्य, चौथा है वह है मोक्ष यानी मुक्ति। दर्शन से संबंध अनेक ग्रंथ हैं और जिनमें मुक्ति की चर्चा की गई है, तो याद रखिएगा। और संबंधी विषयों का प्रतिपादन और शास्त्र में किया गया और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि यानी कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सुख भोग का विवेचन काम सूत्र में किया गया। मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा, जिसका अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार है। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या जो है 6 मानी गई है, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। इसके बाद सांख्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक याद रखिएगा महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है। कौन? सांख्य कारिका। सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार के सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से होती है। सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था, परंतु बाद में आध्यात्मिकता की ओर वो मुड़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद योग। देखिए योग क्या है? योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आसन यानी विभिन्न स्थितियों में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम यानी श्वास के व्यायाम बताया गया है। ठीक है। इसके बाद है न्याय। न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्क शास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। मोक्ष ज्ञान के प्राप्ति से संभव है। ठीक है। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। पहला है जैसे पर्वत अग्नि, जो पर्वत है वो अग्नि युक्त है क्योंकि वहां धुआं है। जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में। तो तर्क किस तरह से दिया गया है आप देख सकते हैं। देखिए प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जो है इसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। जगत का क्रमिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुणों सत्व रज और तम का सिद्धांत जो है इसमें अपनाया गया है। मूल तत्व 25 माने गए हैं, जिनमें प्रथम तत्व प्रकृति है। तो सांख्य दर्शन का जो विवरण है याद रखिएगा। देखिए सांख्य दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वह सांख्य सूत्र। प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। दूसरा जो दर्शन है वह न्याय दर्शन। यह दर्शन वैशेषिक दर्शन के द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। वैशेषिक दर्शन के द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थ यानी श्रेणियों को मानते हुए उनमें से एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। ठीक है। यह दर्शन ईश्वर को विश्व की सृष्टिकर्ता मानता है। और न्याय दर्शन के जो आधार ग्रंथ है वह न्याय सूत्र, और प्रतिपादक जो थे वो अक्षपाद गौतम। इसके बाद तीसरा जो दर्शन है वो है योग दर्शन।
तीसरा दर्शन योग दर्शन है। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई है। आत्मनियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। इसका जो आधार ग्रंथ है वो है योग सूत्र, और इसके जो याद रखिएगा इसके जो प्रतिपादक है नाम है पतंजलि। इसके बाद नेक्स्ट जो दर्शन है वह है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है यह विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है। विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः जो है पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो आधार ग्रंथ है वह वैशेषिक सूत्र, और इसके प्रतिपादक है कणाद या उलूप। पांचवा जो दर्शन है वह है मीमांसा। मीमांसा जो है वेदों में कर्म कांडों तथा ब्राह्मण ग्रंथों से यह संबंध है। वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया है मीमांसा को, और इसका जो आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र, और प्रतिपादक है जैमिनी। इसके बाद नेक्स्ट जो है छठा जो दर्शन है वह है वेदांत। केवल ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। इसमें वेदांत के अनुसार ब्रह्म को केवल सत्य माना गया है। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका जो आधार सूत्र है या आधार ग्रंथ है वह है ब्रह्म सूत्र, और इसके जो प्रतिपादक हैं वेद व्यास यानी वदरायण। ठीक है, इसके बाद देखिए वैशेषिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैशेषिक क्या है? वैशेषिक दर्शन द्रव्य यानी भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। यह समान और विशेष के मध्य जो अंतर करता है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तु निर्मित होती है। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का जो है आरंभ किया था। इसके बाद है मीमांसा। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। इसके अनुसार मोक्ष वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मोक्ष है मोक्ष वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मीमांसा के अनुसार अगर बात करें तो वेद में कही गई बातें सदा सत्य है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यह करना चाहिए। इसके बाद है वेदांत। वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत। ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित वदरायण का ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए हैं, जिसमें पहला शंकर के द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया है, और शंकर ब्रह्म को जो है निर्गुण बताते हैं, किंतु रामानुज के अनुसार अगर बात करें तो ब्रह्म सगुण है। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज शक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ठीक है, देखिए इस दर्शन के अनुसार अगर बात करें तो ब्रह्म ही सत्य है। अन्य प्रत्येक वस्तुएं जो है ये माया यानी अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, अतः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं, यानी कभी इनका नाश नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होते हैं। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ गया, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो कर्मवाद ये भी जो है वेदांत के साथ जुड़ गया, और कर्मवाद का जो अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम जो है भुगतना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए जीवन के प्रति भौतिकवादी जो दृष्टि है इसके बारे में देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति के द्वारा रूपांतरित होता है। भौतिकवादी दर्शन है, इसके प्रमुख प्रवर्तक चरवाक हुए हैं, और इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। चरवाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकवादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक भूमिका का मतलब कि जो है इसको नकारता है। दिव्य या अलौकिक जो भूमिका है इसको वो नकारता है, कहता है कि कुछ भी नहीं है, और मानव को सभी क्रियाओं का ये मूल मानता है। इस पर आधारित जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम। सेकंड प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
थर्ड नंबर है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में विषय दिया गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अष्टांग संग्रह, इसका विषय क्या था? अष्टांग संग्रह का जो विषय था वो था आपका, बताइए, आयुर्विज्ञान। इसके बाद 10 रूपक का जो विषय था वो क्या था? 10 रूपक का जो विषय था वो था आपका, बताइए, नाट्यकला। लीलावती का जो विषय था वो क्या था? लीलावती का जो विषय था वो गणित और महाभाष्य का व्याकरण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो पतंजलि। 7 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो कणाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है जैमिनी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? तो अष्टिका स्कूल। अष्टिका स्कूल। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? तो पौरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ जो है हमारा जो प्राचीन इतिहास है, वो एंशिएंट जो हिस्ट्री था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत पूरी तरह से पूरी टॉपिक के साथ जो है आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन यानी मिडाइवल हिस्ट्री को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आधुनिक भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मध्यकालीन भारत को नेक्स्ट सेशन में हम लोग पहला टॉपिक, जिसमें उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल है, अध्याय 18, इसको जो है नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।